हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा सेक्टर है जिसमें लोगों का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये बैंकिंग एंड फिनेंस सेक्टर ही है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर एनालिस्ट ने इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी है और हर यूट्यूबर ने इसके तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, हमें छोड़कर। तो जो हमारे पुराने साथी हैं वो जानते हैं कि ये सेक्टर हमें पसंद नहीं है। और अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि इसी सेक्टर से मार्केट को सबसे ज़्यादा खतरा है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सेक्टर हमें पसंद क्यों नहीं है? अगर आप इसका बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो वो मॉडल ही सस्टेनेबल नहीं है। और अब उसका जो इतने सालों से वो मॉडल चल रहा था, अब वो फेल होता हुआ दिख रहा है। तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है? बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है। शाम 7 बजे के बाद हर बैंकिंग और फाइनेंस फर्म में मीटिंग्स का दौर शुरू होता है। अलग अलग लेवल पर मीटिंग होती हैं, लेकिन डिस्कशन सब में एक ही होता है। तुमने कितने अकाउंट खोले, तुमने कितने क्रेडिट कार्ड बेचे, तुमने कितने लोन दिए, तुमने कितने एफडी किए। चाहे कुछ भी हो जाए, कल तुम्हें एफडी खोलना है, नहीं खोलोगे तो कंपनी से निकाल दिए जाओगे। माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं और ये कहा जाता है बेग बोरो स्टील, यानी कि कुछ भी करो, बस मेरे नंबर्स को पूरे करो। तो पूरा सिस्टम एक टारगेट ड्रिवन उस पर चलता है। और एम्प्लॉयज़ को अपनी घर की जो है रोज़ी रोटी चलानी होती है, बच्चे बीवियाँ और फैमिली पालना होता है। तो वो जो है मजबूरी में करता है, लेकिन बाद में उसे मज़ा भी आने लगता है कि ये तो बहुत आसान है, थोड़ा सा झूठ बोल दो और जो है अपने टारगेट्स मीट कर लो। और इसके चक्कर में जो आप देखिए ना, वो एजेड एल्डरली लोगों को छोड़ते हैं, ना जो गरीब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें छोड़ते हैं। किसी भी तरह करके बस वो कुछ ना कुछ उनको बेचने देते हैं। और ये देखिए, पहले ये प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज में होता था और अब ये सरकारी में भी वही चीज़ होने लगी। और मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ जिनको या तो मिसलीड किया गया या गलत इन्फॉर्मेशन देकर बेचा गया। तो एक तो इनका जो ये मॉडल है ये सस्टेनेबल नहीं है, लोगों को पता भी चल गया है और धीरे धीरे और भी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ये मॉडल अब इनका जो है फिसलता हुआ दिख रहा है और आप देख रहे हैं कि उनके जो हैं अब एक्सपेंशन उस तरीके से नहीं हो रहे। अब इन इससे हमें मार्केट को क्या खतरा है और क्यों खतरा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम इनके स्टॉक्स की बात करते हैं। तो स्क्रीन पर मैं आपको स्टॉक्स दिखा रहा हूँ। ये 9 स्टॉक्स हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के जो निफ्टी के पार्ट हैं। और ये चूंकि निफ्टी के पार्ट हैं तो ये इंडिया के टॉप बैंकिंग और फाइनेंस की कंपनीज बन जाती हैं ऑटोमेटिकली, तभी ये निफ्टी 50 में है। अब इनका परफॉर्मेंस देखिए आप, और इनका मैं वेट भी आपको निफ्टी में दिखा रहा हूँ। अब इनका CAGR देखिए, जो कि इनका एनुअलाइज रिटर्न है, पिछले 5 सालों का एनुअलाइज रिटर्न। और फिर मैं आपको एब्सोल्यूट रिटर्न भी दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या मिलता है कि 3 ही इसमें ऐसे हैं जिसमें 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा रिटर्न है। जी हाँ, ये अच्छा रिटर्न है। लेकिन आप देखिए, बाकी के जो रिटर्न्स दिए हैं, 9 में से 6 स्टॉक्स ने जो दिए हैं, एफडी के भी रिटर्न्स को मीट नहीं किया है। और जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों मार्केट को इससे खतरा है, वो इंडसइंड बैंक को देखिए और उस बैंक के साथ जो हुआ, शायद आने वाले दिनों में और बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज के साथ हो सकता है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो अब देखिए, अगर आपने ये सोचा होता कि भाई जीडीपी तो बढ़ेगी, कंपनी तरक्की करेगा, बैंक और फाइनेंस की तो तरक्की होगी, चलो मैं ऐसा करता हूँ टॉप की 5, 6 या 7 जो है बैंकिंग और फाइनेंस की कंपनी अपने पोर्टफोलियो में डाल देता हूँ। तो अगर आप डालते तो क्या होता है? अगर आप इनका एवरेज रिटर्न देखें तो वो भी एफडी के बराबर ही आता है, 9% के करीब आता है। तो आप इतना रिस्क ले रहे हैं 7, 8, 9% रिटर्न के लिए, तो 5 साल में ही सेक्टर की हवा निकलती दिख रही है। और इसीलिए जो अब इस सेक्टर में क्रैक्स आते हुए दिख रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो इन बैंक और फाइनेंस कंपनीज में क्या प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे अब पब्लिक डोमेन पर आ रहा है। अगर आप पिछले क्वार्टर का रिजल्ट्स देखें तो कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, एक्सिस, इन्होंने कहा है कि भाई इनके जो उस पोर्टफोलियो में स्ट्रेस दिख रहा है, खास करके अनसिक्योर्ड लोन्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड और माइक्रो फाइनेंस में।
तो क्रेडिट कार्ड्स के डिफ़ॉल्ट्स बढ़ रहे हैं और माइक्रो फाइनेंस में तो प्रॉब्लम है जिसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। अब क्या होता है देखिए, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं वो छोटे-छोटे लोन देती हैं, जो लोअर इनकम के लोगों को छोटे-छोटे लोन देती हैं। क्योंकि बैंक्स उन लोअर इनकम के ग्रुप के लोगों को लोन दे नहीं दे पाता, तो वो क्या करता है, वो इन कंपनीज़ को लोन देता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ को एक बड़ी रकम का लोन, और फिर वो उसको छोटे छोटे लोन्स में आगे देते हैं। तो जब उनकी रिकवरी नहीं होती है तो इनकी भी रिकवरी नहीं होती है। तो क्लियरली अब देखिए, अगर आपको याद होगा 3 महीने पहले एक्सिस बैंक का स्टॉक सडनली 8-9% गिर गया था। इसी वजह से हमने देखा इंडसइंड बैंक में भी वही कहानी हमें देखने को मिली, और लगातार पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग के स्टॉक्स में ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। अब देखिए, इंडसइंड बैंक की हालत देखिए, 5 साल में भी नेगेटिव रिटर्न आ गया। इस साल भी करीब 25% से ज़्यादा का गिरावट लॉस दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इनका एक्सपोजर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में ज़्यादा है और 400 करोड़ रुपए का इनका स्लिपेज रिस्क है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। तो माइक्रो फाइनेंस डूबा। माइक्रो फाइनेंस क्यों डूबा? क्योंकि इकॉनमी में प्रॉब्लम चल रही है, वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या नहीं चुका रहे हैं, तो भाई ये भी नहीं चुकाएंगे तो इनका भी डूबेगा, इनका डूबेगा तो हमारा भी डूबने का खतरा रहता है। तो क्लियरली यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें दिख रही है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है भाई, प्राइवेट बैंक्स में प्रॉब्लम है, तो क्या सरकारी में भी प्रॉब्लम है? जी नहीं, फिलहाल सरकारी बैंक्स अच्छा कर रहे हैं प्राइवेट बैंक से। अगर आप देखिए तो निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो 5 साल का CAGR है 7.4% है, जबकि PSU बैंक का CAGR 5 साल का 20% है। पिछले 2-3 सालों में जो आप देखिए वहाँ पर ज़्यादा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अब आप कहेंगे क्या हम पैसा वहाँ से निकल कर यहाँ लगा दें? तो देखिए दोस्तों, मॉडल, ये भी बैंक्स भी वही मॉडल को अपना रहे हैं। अब डिफरेंस क्या था कि प्राइवेट बैंक्स में वो मॉडल बढ़िया चल रहा था इतने सालों से, और उसके दम पर वो एक्सपेंशन कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, तो मार्केट वैल्यूएशन ज़्यादा दे रहा था। अब उनका वो मॉडल फेल होता हुआ दिख रहा है और उनकी मार्केट उस तरीके की वैल्यूएशंस भी नहीं दे रहा है, इसलिए CAGR नहीं मिल रहा है। अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, इनकी वैल्यूएशंस काफ़ी कम थी। अब इन्होंने वही मॉडल को अडॉप्ट कर लिया है। अब आप किसी भी PSU बैंक के एम्प्लॉय से पूछिए, वो 8-9 बजे से पहले घर नहीं जा पाता है, उसको भी वही प्रेशर है कि ये बेचो, वो कर रहा है। हमारे व्यूअर्स बहुत से होंगे जो बैंक में काम करते हैं, PSUs में भी करते हैं, प्राइवेट में भी करते हैं। आप बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ तो देखिए, PSU बैंक्स अभी तक अच्छा कर रहे हैं। अगर आप इनका पिछले साल का देखें तो इन्होंने रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट बनाया था 1.46 लाख करोड़, अगर हम टोटल सभी PSU बैंक्स को ऐड कर दें। और इस साल भी आधे 2 क्वार्टर का अगर हाफ ईयरली अगर हम कहें तो 85,000 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया था। तो मोटा मोटा आप देखिए, ये भी उसी लाइन पर चल पड़े हैं। तो जो वैल्यूएशन इनकी कम थी, मार्केट ज़्यादा वैल्यूएशन देने लगा है, और इसकी वजह से प्राइवेट बैंक्स के भी वैल्यूएशंस कम होने लगे हैं। तो इस वजह से फिलहाल तो PSUs आर लुकिंग बेटर देन प्राइवेट बैंक्स, लेकिन ये भी कितने टाइम तक चलेगा ये देखने वाली बात रहेगी। अब आइए देखिए, बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस का भी बड़ा हल्ला है, अरे बजाज फाइनेंस ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, इन्होंने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर रखी है। मैं कुछ इनका डेटा निकाल रहा था, तो इन्होंने FY29 तक का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन रखा है, AUM में 25% का CAGR का इन्होंने ग्रोथ का प्रोजेक्शन रखा है। जो लेकिन शॉर्ट टर्म में तो भैया इनकी ही प्रॉब्लम है, और इनकी भी वही प्रॉब्लम है, मीडियम टर्म आउटलुक इज अनसर्टेन, एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट। देखिए, बैंक में क्या होता है कि लोग आके डिपॉजिट करते हैं, उससे वो लोन दे देते हैं, पर ये तो डिपॉजिट्स चलाते नहीं हैं, ये तो खाली लोन से चलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, मार्केट से उधार पे पैसा लेते हैं। जब आपके इंटरेस्ट रेट ही बढ़े हुए हैं और अगले कुछ सालों तक बढ़े रहने की उम्मीद है, तो इनको तो पैसा महंगा मिलेगा, और ये फिर इनको महंगे लोन्स बेचने पड़ेंगे, और महंगे लोन जो है कम बिकेंगे। तो इसलिए एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट की वजह से इनकी प्रॉब्लम्स है। और साथ में देखिए, ये भी कह रहे हैं स्ट्रेस इन रिटेल क्रेडिट। भैया, स्ट्रेस तो क्रेडिट में है। अभी तक RBI ने कहा है कि इट्स नॉट अलार्मिंग, बट उन्होंने डिनाई भी नहीं किया कि नहीं नहीं ये तो माइनर है, कुछ नहीं है, ये भी नहीं बोला है। तो चिंता भी जताई है, लेकिन अलार्मिंग नहीं है, ये भी कहा है। अब देखिए,
माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं। माइक्रो फाइनेंस में अभी हमारे पोर्टफोलियो ग्रुप की एक मीटिंग थी, जो हमारे पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें हमारे एक जो सब्सक्राइबर ने पूछा, सर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में को आप कैसे देखते हैं? तो मैंने कहा देखिए, मेरा व्यू अगर आप पूछेंगे तो वन वर्ड व्यू इज़ ट्रैश। और क्यों ट्रैश मैं कह रहा हूँ, देखिए इनका पिछले 5-6 सालों में ग्रोथ तो बहुत देखने को मिला। FY21 में 14% ग्रोथ, FY22 में 17%, अगले साल 37%, 37% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। उसके बाद 24 में 28%। इस साल का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 4% है। आप समझ रहे हैं? तो हमेशा पास्ट का परफॉर्मेंस ही अच्छा है, ये देखकर हम नहीं जज कर सकते कि आगे भी अच्छा होगा। हमें थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग भी रहना चाहिए। तो पिछले 2 क्वार्टर से ये सेक्टर स्ट्रेस में है, और इसी ने इंडसइंड बैंक की भी जो है, जो जिस तरीके से वो स्टॉक गिर रहा है, यही सेक्टर उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो फिनेंस जो होता है पूरा एक इंटरलिंक्ड होता है। एक तरीके से प्रॉब्लम शुरू होती है तो वो दूसरे को होती है, और फिर आगे होती है, उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो इसलिए ये सेक्टर में अगले 2 क्वार्टर के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखना है। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो हम बड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो अगर आपको इसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैं आपसे पहले भी मैंने शेयर किया है कि इंडिया में जितने भी बैंक्स और फाइनेंस की कंपनीज़ हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है 3 बैंक्स ही ऐसे हैं जो सिस्टेमिक इम्पोर्टेंस के बैंक्स हैं। मतलब हमारी इकॉनमी के एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है। उसमें आता है ICICI, HDFC एंड SBI। शायद चौथा अगर ऐड हुआ होगा तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यही 3 पहले हुआ करती थी और आज भी शायद यही 3 हैं। तो ये 3 में आप पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलेटिवली सेफ्टी ज़्यादा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ICICI बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ICICI बैंक के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। पास्ट में कई तरीके की खबरें आती हैं, अभी भी कई तरह की खबरें आ रही हैं। तो मैं यूजुअली जब इतना न्यूज़ फ्लो होता है और ख़ास करके नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होता है तो मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करता हूँ। इस मामले में HDFC बैंक बेटर लगता है मुझे, और SBI भी टू सम एक्सटेंट बेटर है। दोनों को मैं एक ही लेवल पर मानता हूँ। तो चूँकि वो सरकारी बैंक है, थोड़ा वो गवर्नमेंट से ज़्यादा कंट्रोल्ड है, इसलिए वहाँ पर को मैं प्रेफर नहीं करूँगा, और HDFC को मैं प्रेफर करूँगा अगर मुझे बैंकिंग और फाइनेंस में पैसे लगाने हों। तो इन शॉर्ट, जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि बैंकिंग और फाइनेंस में पैसा लगाना है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। HDFC बैंक इज़ द ओनली ऑप्शंस। लेकिन इस बैंक की भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और अब ये इतना बड़ा एक हाथी बन गया है मर्जर के बाद कि इसकी प्रॉब्लम्स 1-2 क्वार्टर में जाने वाली नहीं है। लेकिन आई नो द बैंक इज़ वर्किंग वेरी हार्ड एंड होपफुली दे विल बी एबल टू मैनेज, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग सबसे ज़्यादा है। और जितनी बाकी बैंक्स की नेगेटिव न्यूज़ेज आएंगी तो इस बैंक की तरफ और भी ज़्यादा लोग बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपका क्या व्यू है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में? आपने किस में इन्वेस्ट किया और किस में करना चाहते हैं? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा और अपना व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।